साथियों, केरल की महान धरती पर आपको मेरी भाषा समझने में दिक्कत हो सकती है, मगर मेरी जो भावनाएं हैं, जो दिल से मैं बात कर रहा हूँ, वो समझने में आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। आज 14 फरवरी 2024 2024 और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से जनम उन्नता यात्रा जो है, इसी दिन हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज के ही दिन में 19 फरवरी 2019 को 2019 को 40 सीआरपीएफ के जवान देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से पुलवामा, जो कि एक ज़िला है, उस ज़िले में लेथपोरा नाम का एक गांव है। उस गांव में जब सीआरपीएफ जवान एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, तो एक जो कार है आरडीएक्स से भरी हुई, वो आई और लगभग हमारे 40 जवान शहीद हुए। भारत में जहां जवान सुरक्षित नहीं है, वहां आम जनता के बारे में सोचना बहुत दूर की बात है। जवान जनता के रक्षा के लिए कानूनन उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं अपनी जान की बाजी लगाकर, मगर इन जवानों का इस्तेमाल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने इनकी हत्या खुद करवाई। उस समय राज्यपाल सत्यपाल मलिक बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट के गृह राज्य मंत्री, होम मिनिस्टर को ये कह रहे थे कि जवानों को गाड़ियों से नहीं लेकर जाना चाहिए, मगर सत्यपाल मलिक को चुप किया गया और इस देश का प्रधानमंत्री पीकॉक को, मोर को रिसोर्ट में खाना खिला रहा था। ऐसा लगता है कि जवानों के, शहीदों के ऊपर, उनके बलि के ऊपर उन्होंने 2019 का चुनाव जो है जीत लिया। ये जो यात्रा है, भारत में यात्रा निकालने का एक प्रचलन है, लेकिन उस यात्रा का जो उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऊपर उस यात्रा का सही मायने में उसका रिजल्ट आता है। देश में इसके पहले एक यात्रा निकाली गई थी लाल कृष्ण आडवाणी ने। वो थी रथ यात्रा। रथ में बैठकर वो लोगों के अंदर जाकर कहते थे कि हमें राम मंदिर बनाना है, और वो सारे भारत में इस यात्रा को घुमाया गया। इसका उनको फायदा ये हो गया कि मीडिया के माध्यम से जो जनमत बनाया गया था, वो जनमत की वजह से भारतीय जनता पार्टी को जो लोग धर्मांध थे, उन्होंने वोट दिया, सत्ता में आ गए, और सत्ता में आने के बाद में जिन्होंने वोट दिया, उनके ही विरोध में काम करना शुरू किया।
राम वर्सेस रहीम की लड़ाई इस भारत में शुरू की गई और इस देश के माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया। इस देश के मुसलमान माइनॉरिटीज को टारगेट करने के पहले मंडल आयोग को दबाने के लिए कांग्रेस ने ब्लू स्टार का ऑपरेशन किया, सिखों को टारगेट बनाया, सिखों को हैंडीकैप किया, विकलांग बनाया। बीजेपी ने मुसलमानों को टारगेट करके, कांग्रेस ने सिखों को टारगेट किया, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को टारगेट किया। एक एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाकर, जो हिंदू नहीं है, गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, हिंदू नहीं है, भारत है। मगर हिंदू नहीं है, मगर एससी एसटी ओबीसी को इन द नेम ऑफ हिंदू, मुसलमान को सामने रखकर पोलराइज किया गया और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी पिछड़े वर्ग को उन्होंने जत्थेबंद करते मुसलमानों के विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। मंदिर बन गया। मंदिर बनने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। मंदिर में घंटा बजाने के लिए ब्राह्मण को तो नौकरी मिल जाएगी, मगर जिन्होंने मंदिर के नाम पर वोट दिया, उनके सारे अधिकार जो है खत्म किए जा रहे हैं। और शिक्षा का, सोशल पोलराइजेशन का, संस्कृति का, रोजगार का, किसी भी समस्या का समाधान इस देश में नहीं हो रहा है। भारत में अभी किसान का एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में चल रहा है, दिल्ली में। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यहां के बहुत बड़े मात्रा में किसान आंदोलन चला रहे हैं कि हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, न्यूनतम मूल्य जो है, वो हमारे अनाज को मिलना चाहिए। इस किसान के आंदोलन को दबाने के लिए कि हमें न्यूनतम कीमत मिलनी चाहिए, कम से कम कीमत, ये कम से कम कीमत देने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है। और मोदी का यदि आप भाषण सुनेंगे 2019 के पहले का, तो उन्होंने कहा था कि देश के किसान के ऊपर हम किसी भी किस्म का ऋण कर्जा नहीं रखेंगे, सब माफ कर देंगे। किसान ये नहीं कह रहा कि हमारा ऋण माफ कर दो, उन्होंने कहा हमारा कर्जा माफ करो, ऐसा भी नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि हमको जो अनाज है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो, कीमत दे दो। उनके लिए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस्तेमाल है पुलिस का, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस्तेमाल है जुडिशरी का, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस्तेमाल है ईडी का, जितना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस्तेमाल है इंस्टीट्यूशन का किया जा रहा है हर आंदोलन के विरोध में। जो जनता की आवाज बनकर सामने आते हैं, चाहे कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लोगों की आवाज बनकर यदि कोई सामने आता है, उस आवाज को दबाने का काम किया जाता है। यदि वो आवाज नहीं दबती है तो उसकी हत्या की जाती है। आपके बगल में कर्नाटक है,
कलबुर्गी की हत्या आपके कर्नाटक में हुई, क्योंकि वो जनता की आवाज बनना चाहता था, उठाना चाहता था। पत्रकार जेल में हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य में पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे, हत्याएं हो रही है। किसान के ऊपर हमला, पत्रकारों के ऊपर हमला, आईएएस आईपीएस अधिकारियों को दबा के रखा जा रहा है जूती के नीचे। विद्यार्थियों की कोई आवाज नहीं, स्टूडेंट की कोई आवाज नहीं सुनी जाती, उनके लिए कोई नीति नहीं बनाई जाती। और ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है समस्त भारत में। जो लोग इस देश में महिलाओं के ऊपर बलात्कार करते हैं, उनको 15 अगस्त के दिन छोड़ा जाता है, आजाद किया जाता है। राजस्थान की बात मैं बता रहा हूं, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं कि वो औरत कौन थी। कोर्ट उसके बारे में कोई निर्णय नहीं देता। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए? इसके लिए इस यात्रा के माध्यम से लोगों के अंदर जाकर लोगों को जानकार बनाना है कि देश में ये चल रहा है। देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है, शायद केरल में भी हो सकता है, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज, एमपीज को डराकर, ईडी का डर दिखाकर कि हम आपको जेल में डाल देंगे, नहीं तो बीजेपी में शामिल हो जाओ, ऐसा कहकर वो लोग बड़े बड़े लोगों को बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है। मोदी नाम की पाउडर है और इस पाउडर के इंग्रेडिएंट्स जो है वो है ईडी, जुडिशियरी, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। जितने ज्यादा इस पाउडर में इंग्रेडिएंट्स होंगे उतना उसका प्रभाव होगा। किसी के विरोध में ईडी, किसी के विरोध में पुलिस, किसी के विरोध में जुडिशियरी, ऐसा इस देश में चल रहा है। वॉशिंग मशीन में मोदी पाउडर डालो, मोदी पाउडर में पुलिस है, जुडिशियरी है, रॉ है, सीबी है, आईबी है, आईटी है, ईडी है, इलेक्शन कमीशन है, और फिर एक आदमी डालो जो करप्टेड है, डर के मारे वो बीजेपी में जैसे जाता है स्वच्छ होकर निकलता है। यही है मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान। साथियों, इस केरल में पेरियार रामास्वामी से लेकर नारायण गुरु तक का इक्वलिटी का आंदोलन चला, मगर मुझे बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है, गर्व है इस बात का कि यहां के लोग एजुकेटेड है। कैसे माने? एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेटेड का मतलब क्या होता है? 26.56% मुसलमान यहां पर है, 10.57% शेड्यूल कास्ट यहां पर है, 1 आदिवासी यहां पर है। इनकी संख्या लगभग 40% हो जाती है और 40% लोगों का इस केरल के विधानसभा में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 27% मुसलमानों का मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला 53 डेज का बना था, जिसका नाम मोहम्मद कोया था। 53 डेज। 26-27% मुसलमानों के अंदर 11% शेड्यूल कास्ट के अंदर, जिनको जूती के पांव के नीचे रगड़ा जाता है, अछूत कहा जाता है, जिनके लिए कोई अधिकार नहीं थे संविधान के पहले, संविधान ने उनको अधिकार दिए। मगर यहां के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज,
या तो कांग्रेस की झोली में है या तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की झोली में है। संविधान के समर्थन में वो एक भी नहीं है। यह ऐसे ही चलते रहेगा तो आने वाले समय में जब संविधान नहीं रहेगा, तो संविधान रहते ये हालत है, तो संविधान नहीं रहेगा तो फिर से इन लोगों के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। और जब खत्म हो जाएंगे तो इनको कुत्ता भी नहीं पूछेगा, ना कांग्रेस पूछेगा, ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा। कैसे कहा जाए कि केरल में 100% लिटरेसी रेट है? कैसे कहा जाए? किस आधार पर कहा जाए? क्या वो ग्रेजुएट बना इस आधार पर? क्या वो डॉक्टर इंजीनियर बना इस आधार पर? गलत है। यदि हम अपने दुश्मन को पहचानने में सही जानकारी रखते हुए उसको पहचानते नहीं है, एनिमी को पहचानते नहीं है, those who are identified our enemy, that is a literate। वो शिक्षित है, वो पढ़ा लिखा है। ये बात और है कि यहां पर आरएसएस, बीजेपी, नारायण गुरु के आंदोलन की वजह से, पेरियार के आंदोलन की वजह से, या इस्लाम की जो भाईचारा का जो विचारधारा उसकी वजह से वो सेंध नहीं मार रही है। मगर मैं लिख के दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, उनकी एंट्री की जाएगी। और आने वाले 5 साल के बाद में बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बीजेपी का एमएलए आपको दिखाई देगा। ये बहुत बड़ी बात मैं आज इस मंच से कह रहा हूं। इसे यदि रोकना है तो हमें समस्त लोगों को इकट्ठा आना होगा। साथियों, आपको पता होगा, आप लोग बहुत भूलते हो, भुलक्कड़ हो, आपकी याददाश्त जो है बहुत कमजोर है। आप ही के बगल में आंध्र प्रदेश है जहां पर रोहित वेमुला का हत्या हुआ। आरएसएस के लोगों ने वो हत्या किया, उसको बताया कि इसने सुसाइड किया। गलत बात। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, वहां पे नजीब नाम का लड़का पढ़ाई कर रहा था। आज तक उसके बॉडी का एक पार्ट भी नहीं मिला, कपड़े भी नहीं मिले, पार्ट भी नहीं मिले। उसकी माँ कह रही है कि कम से कम मुझे मेरा बेटा ढूंढ कर दे दो, मरा हो या जिंदा हो, कम से कम कपड़े तो दिखाओ। यह है भारत की डेमोक्रेसी। क्या हम ऐसी डेमोक्रेसी चाहते हैं? यदि हम ऐसी डेमोक्रेसी नहीं चाहते हैं तो हमें सभी लोगों को इकट्ठा होना होगा, यूनाइट होना होगा। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने माध्यम से ही चुनना होगा, चाहे वो कोई भी हो। कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बीजेपी हमारा भला करने वाली नहीं है। हमें अपना भला खुद करना होगा। कुरान में भी एक आयत है कि जो खुद का भला करेगा उसी को अल्लाह साथ देगा, उसी को भला करने में मदद करेगा। सब कुछ हमारे सामने है, इसके बावजूद भी हम लोग किस तरह से समाज के अंदर जाकर लोगों को संगठित करने के लिए तैयारी करें, इसके लिए काम करना चाहिए। कांग्रेस ने, राहुल गांधी अच्छा आदमी है, मगर कांग्रेस के अंदर जो आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं वो राहुल गांधी को मिसगाइड कर रहे हैं। उन्होंने उसकी यात्रा का नाम दिया भारत जोड़ो। जब टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ा जाता है, भारत टूटा नहीं है, आज भी भारत अखंड है, फिर जोड़ने की क्या जरूरत है? मगर यात्रा का नाम भारत जोड़ो, टूटा नहीं है उसको जोड़ रहे हैं। जो कांग्रेस में बैठे हुए आरएसएस के लोग हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में बैठे हुए आरएसएस के लोग हैं, वो इन दोनों को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के समर्थन में नीतियां बनाने नहीं दे रहे हैं। और वो यदि नीतियां बनाने नहीं दे रहे हैं तो एससी एसटी ओबीसी के सामने एक ही विकल्प है
एक ही अल्टरनेटिव है कि उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि इक्वेलिटी के ऊपर, जो कि संविधान के दायरे में काम कर रही है, उनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि केरल से निकलता है, उनके केरल के विधानसभा में एक एमएलए यदि जाकर बैठता है, तो हम दावे के साथ कहते हैं कि मजलूमों की आवाज़, हकूक़ की आवाज़ वहाँ जाकर वो उठाएंगे, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है। हर पार्टी को एक नेता है, एक फिगर है। कांग्रेस बोला तो राहुल गांधी का चेहरा आता है, सोनिया गांधी का चेहरा आता है, मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा आता है, बीजेपी मोदी का चेहरा आता है, उधर ममता का चेहरा आता है, तृणमूल कांग्रेस को। बिहार में आरजेडी जो है उसको लालू का चेहरा आता है, सब जगह चेहरा है। एसडीपीआई का चेहरा कहाँ है? एसडीपीआई का चेहरा ये है, एसडीपीआई ये है, एसडीपीआई के नेता ये है। हम विश्वस्त है, आपने हमको इधर बिठाया, हम लोग आपके विश्वस्त है। आप जिस दिन कहोगे उस दिन हम आपके उधर जाके बैठेंगे और आप लोग इधर आके बैठेंगे। आप लोग हमारा चेहरा है। इसीलिए आने वाले समय में यहाँ पे 1.something% आदिवासी है, मगर आदिवासी के हकों की भी लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह पर शुक्ला नाम के बीजेपी के कार्यकर्ता ने पेशाब किया, इसके बावजूद भी बीजेपी आ रही। आने का वजह क्या है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का हार्ट है। चुनाव आयोग की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। 2 टर्म के हुए, तीसरे टर्म में भी आ सकती है। चुनाव आयोग के ईवीएम के विरोध में देश भर में आंदोलन चल रहा है। जंतर मंतर में बहुत सारी पार्टियां इकट्ठा हो रही है। एसडीपीआई भी चुनाव आयोग के पास जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसके विरोध में है कि ये वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट से चुनाव नहीं लिया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग कहता है कि हम निष्पक्ष चुनाव चाहिए। तो मैंने बैलेट के ऊपर ठप्पा लगाया, तो मुझे पता है मैंने कहां ठप्पा लगाया, मगर मशीन में मैंने बटन दबाया, एसडीपीआई का वोट जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, कम्युनिस्ट पार्टी को। इसीलिए ईवीएम को हटाना चाहिए। देश में समस्त समस्याओं का समाधान यदि आप करना चाहते हो तो शुरुआत अपने से करना होगा। एसडीपीआई वही काम कर रही है। 26%, 10%, 1% और बचे हुए ओबीसी है। क्या आपको लगता है कांग्रेस ओबीसी की लड़ाई लड़ रहा है? नहीं। इजुआ कम्युनिटी जो है उसको लगता है कि कांग्रेस उनकी एक गलत चीज है, कम्युनिस्ट उनकी चीज है, गलत चीज है, गलत बात है। कम्युनिस्ट और कांग्रेस कभी भी इडवा के नहीं हो सकते। मुसलमानों का कोई सवाल ही नहीं, आदिवासी का कोई सवाल नहीं, फिर है किसकी? ये दोनों आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। दोनों आरएसएस के लिए इस देश में फिर से फैसिज्म लाने के लिए काम कर रहे हैं। और उसको रोकने का एकमात्र तरीका ये है कि ये जो यात्रा है, इस यात्रा के माध्यम से लोगों के अंदर जन जागृति, जानकारी के माध्यम से जन जागृति करना, लोगों को अवेयर करना और अवेयर करके समस्त लोगों के माध्यम से गांव-गांव में जाकर जनमत बनाकर उसको चुनाव के समय में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए और आपकी आवाज बनकर सांसद और
विधानसभा में जाने के लिए आप काम करेंगे, ऐसे आशा और विश्वास व्यक्त करते हुए हम अपनी बात, जो कि मुझे 20 मिनट दिया था, 20 मिनट परफेक्ट हुआ है, मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। एसडीपीआई का विजय।